नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का ये स्पेशल शो नो योर फंड, जहां पर बात होगी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में जो इस समय मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है और इन्वेस्टर्स की पसंद भी बने हुए हैं। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में और तो और इनके फंड मैनेजर से भी सीधे बातचीत करेंगे और उनकी स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज के बारे में भी काफी ज्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं इस फंड के बारे में क्या क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं। आपको बता दें कि इस फंड की शुरुआत जो है 28 जून 2021 को हुई थी और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये फ्लैक्सी कैप फंड है, यानी कि ये स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। बात करें इसके एयूएम की तो फिलहाल इसका एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है 21,188 करोड़ रुपए। वहीं 5 सालों में इसने अच्छा खासा 16% का रिटर्न दिया है। साथ ही साथ अगर रिस्क की बात करें तो ये फिलहाल हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। उसके बाद अगर हम अगली स्लाइड पर जाएं इसके सालाना रिटर्न की, तो देखिए यहाँ पर एक साल में भी ये काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाया है, जहां पर इसने 7.68% का रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, जहां पर इसका रिटर्न है 17.78%। और बात करें 5 सालों की तो 5 सालों में भी इसने काफी ज्यादा इंप्रेसिव 16.08% का सीएजीआर रिटर्न यहां पर दिया है। उसके बाद फंड के मुख्य आंकड़ों पर जाएं तो सबसे पहले इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि एक्सपेंस रेशियो 1% से ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर 1% से कम है जो कि है 0.64। इसका पी रेशियो 33.60 है। इसका एग्जिट लोड 1% है। इसके बाद इसमें आप मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसमें एक मुश्त रकम लगानी है यानी कि लमसम लगाना है तो आप 500 रुपए से यहां पर निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद बाजार में कंपटीशन की बात करें तो यहां पर आप चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि तीनों कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड जो है काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पराग पारेख ने एक साल में -2.46% का रिटर्न दिया है। वहीं इसने एक सालों में इन चारों कैटेगरीज में सबसे ज्यादा 7% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 3 सालों की बात करें तो 3 सालों में सिर्फ यहां पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप में आपको 1% का अंतर नजर आ सकता है। लेकिन अगर हम फिर से लाइव सीएजीआर यानी कि ऑल टाइम सीएजीआर की बात करें तो उसमें भी इसका काफी ज्यादा अच्छा परसेंटेज यहां पर दिखाई दे रहा है, जहां पर कोटक ने 15% दिया है, एचडीएफसी ने लगभग 16%, पराग पारेख ने 18% और तो और यहां पर आईसीआईसीआई फंड ने 16% का अच्छा खासा लाइफ टाइम रिटर्न यहां पर दिया है। उसके बाद अगर टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में यहां पर इन्वेस्ट किया है, जहां पर टीवीएस मोटर और उसके बाद मारुति सुजुकी यानी कि 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में इसने काफी ज्यादा यहां पर इन्वेस्ट किया है, जहां पर इसका रेशियो है 9.25% और 6.74%। उसके बाद आता है बैंक आईसीआईसीआई बैंक जिसमें 6.37% है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स 4.09% और एचडीएफसी बैंक 3.72%। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें सेक्टर एलोकेशन की तो यहां पर इसके टॉप सेक्टर्स हैं ऑटो पार्ट्स जहां पर 23.07% इनका स्टेक है। उसके बाद बैंक से 11.02% के साथ, उसके बाद फार्मा और बायोटेक है 17.80% के साथ और तो और यहां पर एलपीजी यानी कि पावर भी यहां पर दिखाई दे रहा है जो कि है 8.54% के साथ। इनके ये टॉप सेक्टर्स हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्लाइड पर आते हैं एसआईपी और लमसम का कैलकुलेशन। देखिए यहां पर अगर आपने एक साल के लिए एसआईपी की मिनिमम अमाउंट है 10,000 रुपए, आपको टोटल 12 महीनों में आप इन्वेस्ट करेंगे 1,20,000 रुपए और जो आपको रिटर्न रेट हमने बताया है वो है 7.68% और इसके हिसाब से आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,24,936 रुपए का। उसके बाद अगर आप 3 साल एसआईपी करते हैं 3,60,000 रुपए आप 3 सालों में इन्वेस्ट करेंगे और रिटर्न रेट के हिसाब से आपको यहाँ पर 4,66,973 रुपए का रिटर्न मिलेगा। वहीं अगर 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में ये आंकड़ा काफी ज्यादा इंप्रेसिव दिखाई देता है, जहां पर आपने 10,000 की एसआईपी से 6 लाख रुपए 5 सालों में इन्वेस्ट किए हैं और 16% के रिटर्न के हिसाब से आपको 8,96,917 यानी कि लगभग 9 लाख रुपए का फंड यहां पर तैयार है। लेकिन अब अगर हम लमसम की बात करें तो अगर आप 5 सालों में 6 लाख रुपए का लमसम अमाउंट लगाते हैं तो वो सीधा यहां पर डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर 6 लाख के आपके 5 साल बाद होंगे 12,64,557 रुपए।
इसके बाद अगली स्लाइड पर आते हैं और आपको इनके फंड मैनेजर के बारे में बताते हैं। इनके फंड मैनेजर हैं मिस्टर रजत चंडक और जिनके पास लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस है। आपको बता दें कि फिलहाल रजत जो है वो 1,04,626 करोड़ रुपए का फंड इस समय मैनेज कर रहे हैं और तो और वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और विकास केंद्रित स्टॉक पर काफी ज्यादा अच्छी पकड़ भी रखते हैं और आज इस वीडियो में हम इनसे सीधे बातचीत भी करने वाले हैं। तो चलिए आपको अगले सेगमेंट में लेकर चलते हैं और सीधे बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर मिस्टर रजत चंडक से। तो चलिए अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर से मिस्टर रजत से। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है और ज्यादातर निवेशक भी यही जानना चाहते हैं कि आप इतने बड़े फंड को मैनेज कैसे करते हैं और आपका स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या है? जी, इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम लंबे अरसे का अगर दौर देखें, 10 साल, 15 साल में, तो मार्केट्स जनरली पॉज़िटिव रिटर्न्स देते ही हैं। अगर आप देखेंगे तो 12% से 13% का लगभग हर साल मार्केट ने रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज। तो मेरा मानना ये है कि इक्विटी मार्केट्स रिटर्न्स पॉज़िटिव देते हैं लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए मैं जनरली अपने फंड में फुल्ली इन्वेस्टेड रहता हूँ, मतलब मैं कैश कॉल्स नहीं लेता हूँ। तो एक ये मानना है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिटर्न देते हैं, तो इन्वेस्टेड रहना चाहिए और कैश मैं बहुत ही कम रखता हूँ, जनरली 3 से 4% ही रखता हूँ। दूसरा है जो इन्वेस्टमेंट की जो सोच है, वो थोड़ा सा ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो मेरा मानना ये है कि जो कंपनीज जो बिजनेसेस जो व्यापार अच्छे ग्रो करते हैं या ग्रो करने की क्षमता रखते हैं अगले 3 से 5 वर्ष के पीरियड में, उन पर फोकस थोड़ा ज्यादा होता है। तो स्टॉक सिलेक्शन में एक अहम क्राइटेरिया जो मेरे लिए होता है कि वो कि बिजनेस का ग्रोथ की आगे कैसा दिख रहा है अगले 3 से 5 वर्ष में। आपने बताया कि आप ग्रोथ पे फोकस करते हैं, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर या फिर एक पर्टिकुलर स्टॉक आपको आने वाले 3-4 साल या लंबे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दे सकता है? तो इसके 2 या 3 तरीके होते हैं जो हम देखते हैं। एक, कोई नई इंडस्ट्री हो, जिसको हम सनराइज़ इंडस्ट्री बोलते हैं कई बार, नया-नया कुछ हो रहा है जिसमें कि अभी बहुत छोटी है इंडस्ट्री जो कई वर्षों तक के ग्रोथ दे सकती है क्योंकि अभी नई-नई शुरू हुई है। एक वो होता है। दूसरा ये होता है कि अगर जो आपने सुना होगा कि अनऑर्गनाइज़्ड प्लेयर से ऑर्गनाइज़्ड प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट अगर हो सकता है कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो हम देखते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या एक सेक्टर में, जहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं, वो मार्केट शेयर गेन कर सकती हैं अनऑर्गनाइज्ड प्लेयर्स से। तो उनका ग्रोथ जो है इंडस्ट्री से ज़्यादा रहेगा। और तीसरा जो सबसे अहम एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो कि बड़े प्लेयर्स के बीच में भी कोई इंडस्ट्री में जो टॉप 2 या टॉप 3 प्लेयर्स हैं, उसमें भी कोई एक ऐसा खिलाड़ी है जो मार्केट शेयर गेन कर रहा है या कर सकता है। तो ग्रोथ का कोई डेफिनिशन ऐसा कोई नंबर मेरे दिमाग में नहीं रहता कि भई हाँ 15% ग्रो होगी कंपनी तो ग्रोथ है या 20% होगी तो ही है, नहीं है अगर कम है तो, ऐसा नहीं है। अगर कोई कंपनी अगर मार्केट से ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, अगर मार्केट जो इंडस्ट्री में जिसमें वो काम करती है, अगर वो 10 से 12% ग्रो होती है और अगर कोई एक कंपनी 14 से 15% ग्रोथ करती है और जो मार्केट शेयर गेन कर रही है, वो भी मेरे लिए ग्रोथ है। तो ये 2 या 3 एंगल हम देखते हैं जनरली कि इंडस्ट्री का ग्रोथ हो सकता है कि बहुत अच्छा हो अगले 3 से 5 साल। हो सकता है कि कोई कंपनी हो जो मार्केट शेयर गेन करके इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रो करेगी। ये 2 जनरली फैक्टर्स होते हैं जब हम देखते हैं कि ग्रोथ पे फोकस अगर करना है हमको तो क्या देखना चाहिए। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड का चर्निंग रेट क्या है? वो 25% के आसपास है। तो जनरली एक्चुअली जो कि थोड़ा कम है मेरी नज़र में वो थोड़ा कम की तरफ है क्योंकि एक हम बोलते हैं कि बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी हम लोग कहते हैं। मतलब कि जिसमें एक बार इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा लंबे समय तक उसमें निवेशित रहते हैं। तो 2 से 3 से 4 साल के आसपास मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट का हमारा वो रहता है आउटलुक कि उतने समय तक के हमको इन्वेस्टेड रहना है कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में या कोई एक पर्टिकुलर कंपनी में। तो इसका मतलब ये है कि हम पोर्टफोलियो का टर्नओवर जो आप चर्न रेट जो आप बोल रहे हैं, वो जनरली थोड़ा नीचे की तरफ ही है, वो 23 से 25% के बीच का है। इसका मतलब ये है कि 4 साल में एक बार पोर्टफोलियो थोड़ा चेंज होता है। अगर आपके पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर यानी कि ऑटोमोबाइल में आपका अच्छा खासा स्टेक है, तो इसके पीछे क्या कोई खास आपकी रणनीति है? 2 है, उसमें अगर आप टू व्हीलर को लेकर देखेंगे तो वो ऐसी कंपनियों में निवेश किया गया जी। है जो पिछले कई सालों से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं।
हम्म। तो वैसी एक कंपनी है जो फंड की टॉप होल्डिंग है। और अगर आप फोर व्हीलर्स में टीवीएस। देखेंगे, हाँ, टीवीएस मोटर्स, तो आप पिछले 5 7 8 साल देखेंगे तो हर साल उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, और जो इंडस्ट्री ग्रोथ है टू व्हीलर की, उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। एक वो है। दूसरा, अगर आप फोर व्हीलर की तरफ देखेंगे कि जिसमें कि हमारे पास मारुति सुजुकी में इन्वेस्टमेंट है, जो कि टॉप 3 जी। होल्डिंग में आती है। उसमें अगर आप देखेंगे कि एक तो कार का पेनिट्रेशन दर जो है हमारे देश में वो बहुत कम है। तो वहां पर स्कोप ये है कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ वहां पे काफी अच्छा हो सकता है, जो मार्केट ग्रोथ है वो थोड़ी अच्छी रह सकती है। एक वो है। दूसरा चीज, अगर आप देखेंगे कि जो सरकार ने GST 2 जो लाया थे पिछले साल अगस्त सितंबर में, उसके बाद जो क्या है, जो जीएसटी रेट है वो काफी कम हो गया है कारों में और टू व्हीलर्स में भी। पर कार में वो क्या है, वो बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर आप 5 लाख या 6 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और उसमें अगर 10% से टैक्स रेट कम हो गया, तो 50 60 70 हजार रुपए के आसपास के अगर जो बचत होती है एक कस्टमर के पास, तो उसके कारण हुआ क्या है कि जो डिमांड है वो इम्प्रूव हो गई है। तो वहां पर हमको लग रहा है कि वहां पे भी ग्रोथ अच्छा चल रहा है अभी भी। पिछले 4 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो फोर व्हीलर इंडस्ट्री में भी ग्रोथ अच्छी चल रही है, और हमारा मानना है कि आगे भी कुछ समय तक के ये ग्रोथ अच्छी दिखा सकती है। टीवीएस और मारुति के अलावा आपके कोई और पिक्स हैं ऑटोमोबाइल्स में? ऑटोमोबाइल्स में और मतलब मेन यही हैं, बाकी छोटे हैं जो इनके सप्लायर्स हैं, उनमें हमारा निवेश है कुछ कंपनीज में, जो कि पोर्टफोलियो में जो पब्लिश है उसमें दिख जाएंगे आपको। तो ऑटोमोबाइल्स में लार्जली यही दो हैं जो बड़े वेट्स के साथ हैं हमारे फंड में। अभी आपने बताया कि आप कैश फ्लो काफ़ी कम रखते हैं और आपके पोर्टफोलियो में भी लगभग 98% जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्टेड है। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव होता है और आपको अचानक से एक बड़े कैश की ज़रूरत होती है या फिर आपको कहीं और निवेश करने की ज़रूरत है, तो उस टाइम आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? तो इसमें बहुत ही सिंपल सा वो है कि हम स्विच कर सकते हैं। हम कोई बहुत सारी लार्ज कैप कंपनीज में हमारा निवेश है। मतलब फंड का लगभग 65% जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप्स की तरफ है। लार्ज कैप्स जो होते हैं वो जनरली थोड़े लिक्विड होते हैं। आप आसानी से उनको थोड़ा आपको बेचना है, और अगर आपको कैश रेस करना है, अगर आपको कैश की जरूरत पड़ी, भले ही वो रिडेम्पशन के लिए हो या भले ही कोई दूसरा अच्छा आपको आइडिया मिल गया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। तो लार्ज कैप्स में एक्सपोजर काफी है, जो कि लिक्विड होते हैं, जिनको हम आसानी से मार्केट में बेचकर कैश हम रेस कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर हम इस फंड का रिटर्न देखें अगले 5 सालों का, तो फंड ने करीब 16% से ज़्यादा का सालाना सीएजीआर रिटर्न दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों में इस रिटर्न को ये फंड बनाए रख सकता है या फिर ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? आप आने वाले समय में इसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखिए, वो तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जनरली मेरा मेरा मानना ये है कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी देखें, इसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो लगभग 6 से 7% के बीच है सालाना। उसके बाद आप उसमें जोड़ देंगे महंगाई दर, तो जो कि 4 से 5% के बीच होता है। तो नॉमिनल जीडीपी जो ग्रोथ हम बोलते हैं, वो लगभग 10 से 12% के बीच का रहता है। और इसी ग्रोथ रेट के आसपास ही अर्निंग्स की ग्रोथ होती है मार्केट में जनरली। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11 12 13% के बीच का अर्निंग्स ग्रोथ हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। जो उनका मुनाफा का ग्रोथ है या जो प्रॉफिट का ग्रोथ होता है जो कंपनीज का, वो जनरली 12 13% के बीच दिख सकता है अगले 3 4 साल के लिए। और उतना ही हमने देखा है हिस्टोरिकली, मार्केट का रिटर्न भी जनरली उससे लिंक्ड होता है। तो मार्केट रिटर्न वैसा लिंक करके अगर हम देखें और हम ये सोचें कि भाई हमारा टारगेट है कि उससे बेहतर रिटर्न देना, मार्केट से रिटर्न देना, वही हमारा टारगेट है, तो उस हिसाब से आप गणित लगा सकते हैं कि उसके आसपास का रिटर्न, मतलब मैं उम्मीद कर सकता हूँ मेरे लिए। आने वाले अगर 5-7 सालों में देखें तो अभी काफ़ी ज़्यादा मिडल ईस्ट में वॉर वाली सिचुएशन भी है जिसकी वजह से नॉट ओनली इंडिया, काफ़ी सारी इकोनॉमीज़ की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा हिली हुई है। तो आप अभी आने वाले समय में किस सेक्टर पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं? आप किस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे फॉर फ्यूचर? जनरली दुनिया में अगर आप देखेंगे पिछले 5 7 वर्षों में, हर साल हर दूसरे साल कोई ना कोई बड़ी घटना होती है। अगर आप 2022 23 में कभी आई थिंक रशिया जी। यूक्रेन का युद्ध हुआ था, हुँ, 2020 हुँ। 21 में कोविड कोरोना। का हिट हुआ था, कोरोना का। तो हर 2 साल में आपको कोई ना कोई दुनिया में परेशानी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि वो तो आगे भी आते रहेंगी।
कभी अगर मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम है, कभी कहीं और प्रॉब्लम आएगा, कुछ और होगा, तो उससे आप बच नहीं सकते। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो हर 1-2 साल में आपको कुछ ना कुछ ऐसे झटके कुछ महीनों के लिए आ सकते हैं। तो उस पे नजर ना रखते हुए, उस पे वो, क्योंकि वो एक्चुअली वो रूटीन है, वो हर 2 साल में कुछ ना कुछ होता है, तो उसको आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि दुनिया के कौन से हिस्से में क्या चीज, क्या घटना घट जाएगी, जिसका इम्पैक्ट हमारे देश पर भी हो सकता है, हमारे मार्केट्स पर भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारा आइडिया रहता है कि आप कंपनीज पे रिसर्च करिए, स्टॉक पे रिसर्च करिए, बिजनेसेस पे रिसर्च करिए, और बॉटम अप तरीके से आपको जो कंपनीज और बिजनेसेस ऐसे लगते हैं जो अगले 3 से 4 वर्ष में अच्छा अपना प्रॉफिट ग्रोथ दिखा सकते हैं, वहां पर अपना हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं वैसे ही सोचता हूँ कि अ, ये जो वॉलेटिलिटी है, इसमें कई बार हमको एक्चुअली इसका फायदा उठाना चाहिए। जब ऐसी कोई घटना घटती है जिससे कि मार्केट्स नीचे की तरफ आता है और जिसमें वैल्यूएशंस और अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जब अनसर्टेनिटी रहेगी, तभी आपको वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव मिलते हैं, तो तभी आपको निवेश थोड़ा बढ़ाना चाहिए, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं बस उसी में फोकस करता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे एज़ अ फंड मैनेजर है। जैसा कि आपके फंड ने अभी रिटर्न बताया है 5 सालों में लगभग 16.08% का है। तो निवेशक के तौर पर अगर उन्होंने 5 साल में इतना अच्छा रिटर्न बना लिया है, एक लम सम अमाउंट उनके पास हो गया है, तो क्या उनको अब यहाँ पर होल्ड करना चाहिए या फिर उन्हें इस फंड से एग्ज़िट ले लेना चाहिए? आप एज़ अ फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे? किसी भी इस तरीके के फंड में अगर उन्हें ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये हर इन्वेस्टर्स की अपनी-अपनी जिस सिचुएशन में वो हैं, उस हिसाब पे उन पे डिपेंड करेगा। अगर वो अभी भी निवेशक कोई है जो कि अभी यंग हैं, और जिनको अगले 1 साल में कोई भारी रकम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आने वाली है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो मैं यही सलाह दूँगा कि आप इन्वेस्टेड रहिए। एक बहुत ही क्लियर मैं जो सोचता हूँ अपने निवेशकों के लिए, कि अगले 1 साल में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई भी बड़ा खर्चा आने वाला है, कोई बड़ी ज़िम्मेदारी आने वाली है, तो आपको डेफ़िनेटली थोड़ा मार्केट से आपको अपना निवेश कम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है और रिस्क भी रहता है। और शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ ऊपर जाएगा, कहाँ नीचे जाएगा, वो बोलना बहुत मुश्किल है। तो अगले 1 सवा साल में, 12 से 15 महीने में अगर आपको कोई रकम की ज़रूरत है, तो आप डेफ़िनेटली आपको पैसा निकालना चाहिए। मतलब हमारे फंड से या फिर कोई भी और फंड से जो मार्केट पे डिपेंडेंट है, वहाँ से निकालना चाहिए। अगर आपका टाइम होराइज़न इन्वेस्टमेंट का 3 से 4 साल का है, मतलब 2 साल के ऊपर का है अगर, तो मेरे हिसाब से अभी भी आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है। बतौर फंड मैनेजर आप किसी भी निवेशक को क्या सलाह देंगे एक अच्छे और बुरे फंड की पहचान करने में? ये बहुत मुश्किल है। इसमें अच्छा फंड और बुरा फंड की तरफ मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं पहले भी ये बात कहीं कह चुका हूँ कि आप एक बेसिक चीज़, जो फंड मैनेज कर रहे हैं, जो फंड मैनेजर हैं, कोई भी फंड के हों, कोई भी दूसरे म्यूचुअल फंड के हों, कोई भी दूसरी स्कीम के हों, उनके बारे में एक बेसिक वो सोचते कैसे हैं, निवेश करने के बारे में जी। अपने फंड में। आप वो ज़रा जान लीजिए। मतलब शायद उनका एक हुँ। आध इंटरव्यू सुन लीजिए, शायद कुछ पढ़ लीजिए उनके बारे में। मुझे मालूम है कि इतने सारे फंड्स हैं, इतनी सारी स्कीम्स हैं कि सबके बारे में जानना मुश्किल है। पर अगर आपके ज़हन में है कि भई ये 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स हैं और उनकी ये 1-2 स्कीम्स हैं, तो 5, 6, 7 स्कीम्स हैं, उनमें से आपको अगर चुनाव करना है, तो वो 5-7 फंड मैनेजर्स के बारे में आप एक बेसिक समझ लीजिए कि उनकी सोच कैसी है निवेश करते वक़्त। और जो आपको जच जाए, उस हिसाब से फिर मेरे हिसाब से आपको आपको वैसे चुनना चाहिए। क्योंकि हर फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा-सा सिक्लिकल होता है, अपने अपने अच्छा समय और बुरा समय से जाता है। तो लेकिन अगर आपका टाइम होराइज़न लंबा है, तो 3 साल, 5 साल, 7 साल का, तो आप एक बेसिक थोड़ा स्टडी कर लीजिए कि फंड मैनेजर कैसे सोचता है और वो कैसे फंड को चलाता है। तो वो उस हिसाब से आपको जो जमे, इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। आपको जो जमे, आप उनके साथ जाइए। ठीक है। नंबर्स की हम बात करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड ने 1 महीने में 4.5% का अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन अगर जब वो बात 6 महीने की आती है, तो ये फंड शायद उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाया है, जितना उसने 1 महीने में किया है। सर, आप इस पर क्या बताएँगे? ये इसमें वही हुआ कि जो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स के जो स्टॉक्स थे जिसमें हम निवेश हमने करके रखा हुआ था, उनको थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट, ये जो जियोपॉलिटिकल जो वॉर वाली जो सिचुएशन हुई फरवरी और मार्च में, उसके कारण हमारे जो स्टॉक्स थे, हमारे जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ थे, उन पे थोड़ा-सा नेगेटिव असर सेंटिमेंटली, बिज़नेस में तो उतना फ़र्क उतना नहीं पड़ा होगा बहुत सारों में।
पर सेंटिमेंटली ऐसा सोचा गया था, उस समय मार्केट ने ऐसा सोचा था कि इन बिजनेसेस को, इन स्टॉक्स को शायद ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो कुछ हमारी जो बड़ी होल्डिंग्स थी, उन्होंने अच्छा नहीं किया है पिछले 6 महीने में, बट दैट इज ओके। अब जैसे कि अब ठीक, जैसे कि आपने कहा कि पिछले 1 महीने में फंड ठीक कर रहा है शायद, वो यही है कि पिछले 10, 15, 20 दिन में जैसे जैसे वॉर की सिचुएशन थोड़ी सुधरती गई, वैसे वैसे इन्हीं स्टॉक्स की तरफ मार्केट का थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट वो चेंज हो गया, नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट चेंज हो गया। इसीलिए आपको परफॉर्मेंस आपको इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था कि हम्म। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो गलत थे, बट जो वॉर की सिचुएशन हुई उसके कारण जहाँ पे हम ओवरवेट थे, जो सेक्टर्स में हम ओवरवेट थे, जो स्टॉक्स में हम ओवरवेट थे, उनकी तरफ थोड़ा मार्केट थोड़ा ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो गया था उनकी तरफ। अगर पीयर्स में देखें तो पीयर्स में भी कंपटीशन में भी अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड 1 साल हो, 3 साल हो या 5 साल हो, उसने तीनों कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। सर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड कॉम्पिटिटर से कितना अलग है और किस तरीके से, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी ज़्यादा अपने कंपटीटर से वो इतना ज़्यादा अलग, इवन पराग पारेख से भी उसकी अभी 5 साल की हम कहेंगे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है? आई थिंक दूसरों के फंड्स के बारे में मैं ऑनेस्टली मैं ज्यादा ना देखता हूँ, ना मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। बस एक चीज ये बता सकता हूँ कि दो या तीन चीज जो थी, एक कि हम कैश कॉल नहीं लेते हैं, फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं, 97-98% मोस्टली इन्वेस्टेड रहते हैं, तो एक वो चीज है। दूसरा ये है कि अगर आप पिछले 1 साल में भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप्स में था वो मेरे ख्याल से थोड़ा पीयर्स से थोड़ा अधिक रहा है। तो स्मॉल कैप में जो जो स्टॉक्स में हमने इन्वेस्ट किया, जो जो कंपनीज में, उन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो यही दो चीज मैं बोलूंगा कि एक, हम कैश कॉल नहीं लेते हैं, दूसरा ये कि हमारा स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, जिसका शायद थोड़ा सा बेनिफिट फंड को हुआ है। ठीक है। मेरा लास्ट सवाल मैं आपसे लूँगी एज़ ए एक्सपर्ट, आप इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे निवेश करने के लिए? साथ ही साथ एक डिबेट जो काफ़ी ज़्यादा होती है, एसआईपी वर्सेस लंप सम। तो इसमें आप निवेशकों को क्या सलाह देंगे? अगर उनके पास अच्छा खासा फंड है निवेश करने के लिए, तो वो एसआईपी में इन्वेस्ट करें या फिर लंप सम में इन्वेस्ट करें? आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं मानना ये है कि एसआईपी करते रहना चाहिए। वो तो एक हैबिट की तरह होना चाहिए कि हर महीना इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन कई बार लमसम अमाउंट जब आप को डालना है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई हाइब्रिड फंड्स में डालें, जहाँ पे थोड़ा डेट और इक्विटी दोनों का मिश्रण हो। क्योंकि एक साथ बड़ा अमाउंट डालें और अगर वो सही समय नहीं था, क्योंकि कई बार निवेशकों को नहीं समझ में आएगा, और होता क्या है कि उल्टा होता है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है और मार्केट में तेजी का रुख दिखता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको लगता है अरे ये तो और अभी ऊपर जाएगा, तो इसमें एक साथ पैसा डाल सकते हैं। पर जनरली वैसा होता नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक साथ अगर आपके पास थोड़ी बड़ी रकम है इन्वेस्ट करने के लिए, तो पहले हाइब्रिड फंड्स में जाएं, जिसमें इक्विटी और डेट होता है। उसमें भी एक कैटेगरी है डायनामिक एसेट एलोकेशन होता है, जिसमें कि इक्विटी और डेट का हम चेंज करते हैं मिश्रण, उसमें अंदर जो उनका वेट होता है। तो वो बेटर होता है कि उसमें आपको मार्केट टाइमिंग करने की चिंता आपकी नहीं है। अगर मार्केट महंगा होगा तो हम अपने आप उसमें इक्विटी का एक्सपोजर कम कर देंगे, और मार्केट अगर सस्ता होगा तो उसमें इक्विटी ज्यादा रहेगा। तो मैं यही सलाह करूंगा कि एक साथ अगर कोई रकम डालनी है बड़ी, लमसम में अगर करना है, तो हाइब्रिड या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स में निवेश करना ठीक है। फिर ओवर टाइम आप धीरे से उसमें से स्विच कर सकते हैं कि एक बार डाल दिए, उसके बाद जब ऐसा लगे कि सही समय है, शायद मार्केट करेक्ट हो गया, तब अगर बेटर वैल्यूएशन जब मिले, तो आप धीरे से उसमें से पैसा निकाल के शायद फिर प्योर इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, जागरण बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। आपको ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा है, आपको ये पूरा शो कैसा लगा, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप अगर किसी और फंड के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।